अर्धसूत्री विभाजन को बेसिकली हम लोग मियोसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? मियोसिस। और समसूत्री विभाजन को हम लोग बोलते हैं माइटोसिस। अर्धसूत्री को बोलते हैं मियोसिस और समसूत्री को बोलते हैं माइटोसिस। अब ये समसूत्री और अर्धसूत्री का कांसेप्ट क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। गुणसूत्र का नंबर है 2x और इससे हम क्या करते हैं, एक और जीव प्राप्त करते हैं, इसी से एक और जीव बना लेते हैं। जबकि अर्धसूत्री विभाजन से प्रजनन कोशिकाएं बनती है। तो प्रजनन कोशिकाएं कहने का मतलब है, हमेशा याद रखें, बात याद रखें, युग्मक हमेशा। नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम बायोलॉजी के इस बेहतरीन लेक्चर में। आज का ये लेक्चर स्पेशली क्लास 12th के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है और क्लास 12th के वैसे बच्चे जो बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम के छात्र हैं और हिंदी मीडियम के छात्र हैं और अपना बोर्ड का एग्जाम 2026 में देने वाले हैं, उन प्यारे बच्चों के लिए आज का ये लेक्चर डिजाइन किया गया है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको मैं इस बैच के बारे में बताना चाहता हूं। उन प्यारे बच्चों के लिए हमने, कौन प्यारे बच्चों? जो क्लास 12th के हैं, बिहार बोर्ड के हैं और हिंदी मीडियम के छात्र हैं, उनके लिए हमने बायोलॉजी सब्जेक्ट का केवल जीव विज्ञान का एक बैच लॉन्च किया है और इस बैच का हमने नाम रखा है बायो विजार्ड बैच। इस बायो विजार्ड बैच के अंदर क्लास 12th का जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसके पूरे सिलेबस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इसके सिलेबस को हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। और हमने क्या किया है, उसके प्रत्येक चैप्टर को लेक्चर के रूप में डिवाइड कर दिया है, लेक्चर के रूप में तोड़ दिया है। ठीक है। अगर आपको इस बायो विजार्ड बैच से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपके मन में कोई भी प्रश्न अगर आ रहा है कि इस बायो विजार्ड बैच में हमें क्या मिलेगा, आप हमारी मदद कैसे करेंगे और आपका मदद कैसे होगा इस बैच से, तो इसके लिए हमने एक ओरिएंटेशन सेशन लिया है इसी चैनल पे, बोर्ड्स गुरु 11-12 के चैनल पे। तो आप क्या कर सकते हो, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर इस बैच के ओरिएंटेशन सेशन को देख लेना, 2x पर कर लेना, 1.5x पे कर लेना। इससे क्या होगा कि इस बैच से रिलेटेड जो भी डाउट आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं या जो भी आपका प्रश्न है हमसे, उस सभी प्रकार के प्रश्न का जवाब हमने वहां पे दिया है। तो आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा गया है वहां से जाकर इस ओरिएंटेशन सेशन को देख सकते हो। तो इसी बायो विजार्ड के पहले चैप्टर जो है वह है हमारा जीवों में जनन और इसके पहले लेक्चर की हम लोग शुभारंभ करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि आज के इस पहले लेक्चर में जो बायोलॉजी का भी पहला लेक्चर होने वाला है, हमारा बैच का भी पहला लेक्चर होने वाला है और इस चैप्टर का भी पहला लेक्चर होने वाला है। इस लेक्चर में हम लोग दो काम करेंगे। पहले तो ये कि बायोलॉजी का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा आपके बोर्ड एग्जाम में, इस पे 5 से 10 सेकेंड बात कर लेंगे, 1 मिनट बात कर लेंगे। दूसरी ये कि एक टॉपिक है जो आपको इस चैप्टर में, इस यूनिट में बहुत ही हेल्प करेगा, वह अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन की ओर, अर्थात मियोसिस और माइटोसिस को डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है, जो कोर टॉपिक है, वह है लाइफ स्पैन को लेकर, जीवन काल को लेकर, कि जीवन काल होता क्या है। मैं आपको एक बार विश्वास दिला दूं कि आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में जो हम मुख्य रूप से लाइफ स्पैन अर्थात जीवन काल टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, तो आपके बोर्ड एग्जाम में अगर 2026 में अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं तो वह क्वेश्चन इसी लेक्चर का होगा। इतना कॉन्फिडेंस के साथ अगर हम बोल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ये जो बायो विजार्ड बैच है, इस बायो विजार्ड बैच में 100% जो भी पढ़ाया जाएगा, 99 नहीं, 100% जो पढ़ाया जाएगा आपकी बोर्ड एग्जाम में वही प्रश्न पूछे जाएंगे। इतना विश्वास रखिए हम पे और अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आपको सबसे पहले बायोलॉजी का कुछ बात बताते हैं कि सब्जेक्ट का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वह कैसे हुआ है इस चैप्टर को लेकर। पहले हम आपको यही बताते हैं, ये जो क्लास 12th का बायोलॉजी है, किसका? क्लास 12th का जो बायोलॉजी है, हम आपको बता दें ये 100 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? तो ये होता है 100 मार्क्स का। अब इस 100 मार्क्स में
जो 70 मार्क्स होते हैं, इस 100 मार्क्स में जो 70 मार्क्स होते हैं वह थ्योरी के होते हैं, और जो 30 मार्क्स होते हैं वह बेसिकली प्रैक्टिकल के होते हैं। इस 100 मार्क्स में 70 मार्क्स क्या होंगे? इस 100 मार्क्स में 70 मार्क्स थ्योरी के और 30 मार्क्स जो होंगे वह प्रैक्टिकल के होंगे। हम आपको इसमें से जो 100 मार्क्स है इसमें से केवल 70 मार्क्स का ही प्रिपरेशन करवाएंगे। अब ये जो 30 मार्क्स है, ये जो 30 मार्क्स है जो बेसिकली आपका प्रैक्टिकल वाला भाग है, यह प्रैक्टिकल वाला भाग आपके स्कूल से प्राप्त होंगे। ये किससे प्राप्त होंगे? ये स्कूल से प्राप्त होगा आपको, ठीक है। और ये जो 70 वाला मार्क्स है ये इसी बोर्ड्स गुरु चैनल पे हम आपका प्रिपेयर करवाएंगे, हम आपका तैयारी कराएंगे। हम आपको बता दें ये जो 70 मार्क्स जो कि बेसिकली थ्योरी वाला पार्ट है, अब ये थ्योरी वाला पार्ट कहने का मतलब ये है कि इसमें से जो 35 मार्क्स होंगे, क्या होंगे? 35, जो इसमें से 35 मार्क्स होंगे उसमें ऑब्जेक्टिव आएगा, और जो 35 मार्क्स होंगे ये 35 मार्क्स सब्जेक्टिव के लिए होंगे। ये 35 मार्क्स ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट के लिए होगा, और ये 35 मार्क्स सब्जेक्टिव वाले पार्ट के लिए होगा, जिसमें हमें लैंग्वेज लिखना होता है, अर्थात शब्द का अच्छा चयन करके, वाक्य का अच्छा चयन करके हमें इस वाले पार्ट को कंप्लीट करना होता है। और ये 35 मार्क्स जो होते हैं ये ऑब्जेक्टिव वाले होते हैं। अगर इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे हम आपको बता दें कि अब क्या हुआ है, अब क्या किया गया है कि अब इसके मार्क्स को डबल कर दिया गया है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो ऑब्जेक्टिव 35 मार्क्स के लिए आपके लिए हैं वह क्या किया गया, नंबर को बढ़ाकर 70 मार्क्स कर दिया गया है। अर्थात टोटल 70 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको केवल 35 मार्क्स का ही जवाब देना है। अर्थात 70 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से केवल आपको 35 का ही जवाब देना है। और हम आपको बता दें कि मेरा ये प्रयास रहेगा कि आप क्या करो, इस 70 मार्क्स में से कम 69 मार्क्स का जवाब दे पा रहे होंगे, लेकिन आपको करना कितना है? केवल 35। और ये भी वैसे ही, ये भी 70 मार्क्स होगा और आपको करना कितना है? 35 मार्क्स ही करना है। इसमें 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपको ये बेसिक आइडिया लग गया है, मेरा विशेष ध्यान, मेरा विशेष फोकस इस वाले पार्ट पे होगा, इस वाले पार्ट पे होगा। अर्थात आपको इस चैनल पे केवल 70 मार्क्स के ही तैयारी कराई जाएगी। ये 35 मार्क्स जो कि प्रैक्टिकल के हैं ये आपको स्कूल से प्राप्त होगा। अगर ये बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं एक टॉपिक पे जिसको हम लोग बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। एक नाम सुने होंगे आप, कोशिका विभाजन, जो क्लास 11th का टॉपिक है। विभाजन का मतलब होता है बंटवारा। और जब आपको मालूम है कि हम पहले एक छोटी सी कोशिका होते हैं और इसी छोटी कोशिका से हम इतने बड़े बन गए हैं, तो फिर ये क्या होता है? तो बीच में कोशिका विभाजन होता है। और ये कोशिका विभाजन कितने प्रकार के होते हैं? तो मुख्यतः हम कोशिका विभाजन के 2 प्रकार पढ़ते हैं। आइए हम आपको कोशिका विभाजन के प्रकार बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि ये कोशिका विभाजन आखिरकार कितने प्रकार का होता है। देखो, हम आपके लिए पीपीटी भी बनाकर लाए हैं, लेकिन इस पीपीटी पे आने से पहले मेरा प्रयास रहेगा कि सभी बातों को हम लिख कर समझाएं। इससे क्या होगा, आपका दिमाग एक्टिव रहेगा। और मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्या करें कि पेन और पेपर लेके बैठे। ये नॉर्मल ऐसे मोबाइल का स्क्रीन या लैपटॉप का स्क्रीन लेकर सामने नहीं बैठो, आप उस स्क्रीन के साथ साथ प्रॉपर कॉपी और कलम लेकर बैठो और ऐसे लोकेशन पे बैठो जहां का वातावरण बहुत ही शांत हो, ठीक है। तो जो ये कोशिका विभाजन है, ये बेसिकली कोशिका विभाजन में हम लोग मुख्यतः 2 प्रकार के पढ़ते हैं। एक कोशिका विभाजन को हम लोग बोलते हैं समसूत्री विभाजन,
क्या बोलते हैं। अब ये समसूत्री क्या होता है, ध्यान से देखना। हम आपको बस ये आइडिया बताना चाहते हैं, ये कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं कि आपसे अगर कोई पूछे कि अगर मेरे पास कोई द्विगुणित जीव है, अब ये द्विगुणित क्या होता है हम अभी बताएंगे, और इससे हमें द्विगुणित जीव बनाना है तो हमें किस प्रकार का विभाजन करना होगा। अगर हमारे पास कोई द्विगुणित जीव है और इसे अगुणित बनाना है तो हमें किस प्रकार का विभाजन करना होगा। अगर हमारे पास अगुणित है और इसे द्विगुणित बनाना है तो फिर इससे किस प्रकार का विभाजन करना होगा, इसके बारे में आपको आइडिया लगे, मुख्य बात यही है। तो इसको डिटेल में नहीं, बस इसका आपको थोड़ा सा ओवरव्यू पता चल जाए, इसके लिए हम इस टॉपिक को बताएंगे। तो एक होगा हमारे पास समसूत्री विभाजन और एक होगा हमारे पास अर्धसूत्री विभाजन। एक होगा हमारे पास समसूत्री विभाजन और एक होगा हमारे पास, आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको स्पीड स्लो लग रही होगी तो आपके मोबाइल में एक ऑप्शन आएगा स्पीड बढ़ाने का, वहां से आप स्पीड बढ़ा सकते हो। अर्धसूत्री विभाजन को बेसिकली हम लोग मियोसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, मियोसिस। और समसूत्री विभाजन को हम लोग बोलते हैं माइटोसिस। अर्धसूत्री को बोलते हैं मियोसिस और समसूत्री को बोलते हैं माइटोसिस। अब ये समसूत्री और अर्धसूत्री का कंसेप्ट क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। एक बात ध्यान से देखना, यहाँ पे एक टर्म आ रहा है, एक शब्द आ रहा है जिसका नाम है सम, और यहाँ पे एक आ रहा है अर्ध। सम का मतलब होता है बराबर। सम का मतलब क्या होता है, बराबर। और सूत्री का मतलब यहाँ पे गुणसूत्र का बात हो रहा है। सूत्र का मतलब गुणसूत्र का बात हो रहा है, क्रोमोसोम का बात हो रहा है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे अर्ध की बात किया जाए तो यहाँ पे अर्ध का मतलब होता है आधा। बस आप कंसेप्ट को, लॉजिक को ध्यान रखो यार। और सूत्र मतलब यहाँ पे गुणसूत्र का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है, गुणसूत्र का बात हो रहा है। तो अगर आपको समसूत्री विभाजन के बारे में समझना है तो आप इस वर्ड को जब देखोगे तो यहाँ बताएगा इसमें विभाजन में जो आपका गुणसूत्र का नंबर है वह बराबर होगा। मान लो मेरे पास एक जीव है, इसमें गुणसूत्र का नंबर है 2x। क्या है, इसमें नंबर का इसमें गुणसूत्र का नंबर है 2x, और इससे हम क्या करते हैं, एक और जीव प्राप्त करते हैं, इसी से एक और जीव बना लेते हैं और इसमें भी गुणसूत्र का नंबर है 2x। अब देखो गुणसूत्र 2x, इसमें भी गुणसूत्र 2x, दोनों में नंबर बराबर है। तो ये जीव से जो ये जीव बना होगा बेसिकली किस विभाजन के द्वारा बना होगा। तो आप जैसे ही देखोगे कि इसमें भी गुणसूत्र का नंबर 2x है और इसमें भी गुणसूत्र का नंबर 2x है, अर्थात गुणसूत्र का नंबर बराबर है, तो इस प्रकार के विभाजन को हम लोग समसूत्री विभाजन बोलते हैं। अगर गुणसूत्र का नंबर बराबर है तो इस प्रकार के विभाजन को हम लोग बेसिकली समसूत्री विभाजन बोलते हैं। वही बात हुआ अर्धसूत्री विभाजन का। मान लीजिए जीव है और इसमें है गुणसूत्र की संख्या 2x। कितना है, 2x है, और इसी से एक जीव बन रहा है और इस जीव में गुणसूत्र का नंबर आधा हो गया, अर्थात x हो गया। तो फिर पूछा जाए कि इस जीव से जो ये जीव बना है बेसिकली किस विभाजन के द्वारा बना है, तो आप देखोगे यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x है, अर्थात ये गुणसूत्र का नंबर आधा हो गया है। और जब गुणसूत्र का नंबर आधा हो जाए तो इस प्रकार के विभाजन को हम लोग अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। तो अगर आपको समसूत्री विभाजन क्या है, अर्धसूत्री विभाजन क्या है, इसमें अगर किसी प्रकार का डाउट नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप इसको चाहो तो नोट कर सकते हो। देखो ये बात बताने का हमको एक ही मतलब है कि क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कि देखो हम नर अर्थात मेल में जो गैमेट बनते हैं जिसे आप शुक्राणु बोलते हो, और मादा अर्थात फीमेल में जो गैमेट अर्थात युग्मक बनते हैं जिसे आप अंडाणु बोलते हो, बेसिकली ये नर में जो युग्मक बनता है वह किस विभाजन के द्वारा बनता है। तो इस विभाजन को देखने के लिए आपको गुणसूत्र को देखना होगा। मान ले नर में गुणसूत्र कितना होगा, तो नर में गुणसूत्र बेसिकली होता है 46, मानव की बात किया जाए, और हमेशा जो युग्मक होते हैं उनमें गुणसूत्र का नंबर होता है 23। अब देखो ये 46, ये 23, दोनों नंबर क्या हो गया, हाफ हो गया। और जब नंबर आधा हो जाए तो इस प्रकार के विभाजन को बेसिकली हम लोग बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। कौन सूत्री विभाजन, अर्धसूत्री। और जब गुणसूत्र का नंबर समान रहे
तो इस प्रकार के विभाजन को हम लोग बोलते हैं समसूत्री विभाजन। देखो क्या कहने का मतलब है, मान लो ये आपके पास एक कोशिका है, मान लो आपके पास ये कोशिका है और इस कोशिका के अंदर जो गुणसूत्र हैं ये है 46। कितने हैं? ये है 46। इसमें से एक ये कोशिका बन गया और ये एक कोशिका बन गया, ठीक है। अब इस कोशिका के अंदर भी 46 और इस कोशिका के अंदर भी 46। तो बताओ ये किस प्रकार का विभाजन है? देखो ये गुणसूत्र का नंबर दोनों में क्या है? इक्वल है, इसमें भी 46 इसमें भी 46। तो जब गुणसूत्र का नंबर बराबर रहे तो इस प्रकार के विभाजन को हम लोग बोलते हैं समसूत्री विभाजन अर्थात माइटोसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइटोसिस बोलेंगे। और यही अगर इसको हम क्या करें, इसका कॉपी कर लें और यहाँ पे ला दे और यहाँ पे इसको हम मिटा देते हैं और क्या करते हैं, इसमें 46 कर देते हैं, यहाँ पे 23 और 23 कर देते हैं। अब बताओ यहाँ पे जो विभाजन होगा वह किस प्रकार का विभाजन होगा? अब देखो गुणसूत्र कितना है? गुणसूत्र 46, हो कितना गया? 23। तो ये किस प्रकार का विभाजन है? गुणसूत्र आधा अर्थात अर्धसूत्री, जिसे हम लोग मियोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मियोसिस कहते हैं, ठीक है। देखो समसूत्री विभाजन में जो पहले गुणसूत्र होता है उसकी संख्या बाद में भी उतनी होती है, जबकि अर्धसूत्री में जो पहले गुणसूत्र होता है उसकी संख्या बाद में आधी हो जाती है। आइए हम आपको बताते हैं अभी विभाजन होता क्यों है। बॉडी के वृद्धि के लिए, शरीर के मरम्मत के लिए, इन सभी कामों के लिए कोशिका विभाजन होता है। आइए हम आपको बता दें, यहाँ पे एक बात लिखा हुआ है कि कोशिका लगातार विभाजित होती रहती है ताकि हमारा शरीर बढ़ सके और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत हो सके, ठीक है। ये बात आपको पहले से पता होगा। ये दो मुख्य तरीके से होता है। पहला है समसूत्री विभाजन। अब ये समसूत्री विभाजन का कॉन्सेप्ट क्या है हम आपको बता दिए हैं, ज्यादा उतना ध्यान नहीं देना है, बस आप ये रखो क्या होता नहीं होता है। इसमें समान विभाजन कहते हैं, कोशिका बनती है, नई कोशिका बनती है, उदाहरण जब आपको चोट लगती है तो ये होता है। हाँ, ये बेसिकली ये बात आपको याद रखना है। इसमें जो मुख्य बात है वह आपको ये याद रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोशिकाएं में जो गुणसूत्र होती है तो शुरू में भी 46 है और बाद में भी 46 है। हाँ, ये नहीं है कि देखो हम इस चैप्टर में चाहे इस यूनिट में बेसिकली मानव और प्लांट दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जब भी 46 का बात है ये मानव की बात होगी। तो प्रत्येक जीव में, अलग अलग जीव में गुणसूत्र का नंबर वैरी करता रहता है, ये मानव की बात हो रहा है, ठीक है। तो मुख्य उद्देश्य क्या होता है समसूत्री विभाजन का? तो समसूत्री विभाजन का मुख्य उद्देश्य होता है शरीर की वृद्धि और मरम्मत करना, ठीक है। आइए हम आपको अर्धसूत्री से बात कराते हैं। तो देखो ये दूसरा क्या है हमारा अर्धसूत्री विभाजन। अब अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, इसमें आधा होता है, 4 नई कोशिकाएं बनती है लेकिन गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है केवल। हाँ, इससे क्या होता है, देखो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था शरीर की वृद्धि और मरम्मत, जबकि अर्धसूत्री विभाजन से प्रजनन कोशिकाएं बनती है। प्रजनन कोशिकाएं कहने का मतलब है युग्मक बनते हैं। युग्मक अर्थात मानव में नर युग्मक क्या है? शुक्राणु, जबकि मादा में जो मादा युग्मक है वह है अंडाणु। तो इसमें क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य केवल प्रजनन के लिए होता है। प्रजनन के लिए क्या? प्रजनन कोशिका बनाती है। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि कोशिकाएं में गुणसूत्र की संख्या कितना होगी। अगर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो फिर क्या हो जाएगा, गुणसूत्र का नंबर आधा हो जाएगा। शुरू में 46 है, अंत में कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। हाँ, ये बात याद रखना। ये देखो यहाँ पे नर है, नर में जो युग्मक बनते हैं, नर का जो युग्मक है, इस नर में जो युग्मक है वह शुक्राणु है। नर का युग्मक कितना है? शुक्राणु है। अब देखो नर की बात करें तो कोई भी जीव कैसे बनता है, मम्मी और पापा से युग्मक आते हैं और दोनों मिलते हैं तो एक जीव का निर्माण होता है। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, थोड़ा देर इंतजार करो। पहले ये जान लो कि ये नर में जो युग्मक बनेगा उस युग्मक का नाम है शुक्राणु। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा नर युग्मक का नाम क्या है, तो नर युग्मक का नाम है शुक्राणु। और इस शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या होती है, इस शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 होती है। हमेशा याद रखना, एक बात याद रखना, युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं। युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं। अगुणित कहने का मतलब है गुणसूत्र का एक ही सेट जाएगा। इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। तो युग्मक हमेशा अगुणित होते हैं। बात कर वही हम मादा की, तो मादा युग्मक का नाम है अंडाणु और इस अंडाणु में भी गुणसूत्र की संख्या 23 होती है।
कितनी होती है? 23 होती है। तो अगर आपको अर्धसूत्र विभाजन क्या है, समसूत्र विभाजन क्या है, नर युग्मक का नाम क्या है, मादा युग्मक का नाम क्या है, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, मादा युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, ये बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। ये बात अगर आपको क्लियर है तो हम क्या करते हैं, आगे करते हैं। देखो क्या बात लिखा हुआ है कि अर्धसूत्र विभाजन एक विशेष कोशिका विभाजन है जो युग्मक, युग्मक कहने का मतलब क्या है, युग्मक कहने का मतलब है प्रजनन कोशिकाएं बनाती है। ठीक है, अब प्रजनन कोशिकाएं कहने का मतलब क्या है, जो प्रजनन में भाग ले। जैसे नर युग्मक का नाम हम रख लेंगे क्या, शुक्राणु, मादा का नाम रख लेंगे अंडाणु। ऐसे ही ये देखो, नर में क्या बना, शुक्राणु, मादा में क्या बना, अंडाणु। आइए हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर आपके सामने हम बताएं कि एक नर को ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं, और इस नर का हम नाम लेते हैं आज रामलाल। आओ एक बहुत प्यारा सा नर को हम ड्रॉ करते हैं। ये नर की आंखें हो गई, ये इसका बॉडी हो गया। ठीक, चलो ये हो गए हमारे नर भाई साहब। इस नर को हम टोपी पहना देते हैं। आइए, ये हो गए नर, और यहीं पे हम बना देते हैं मादा की डायग्राम को हम ड्रॉ करते हैं, और मादा को बनाते हैं हम पिंक से। किससे बनाते हैं, पिंक से। लो, चलिए ये हो गया, और इसका हम बाल बना देते हैं बहुत ही प्यारा सा। चलो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बेसिकली है नर, और नर के लिए हम यूज करते हैं इंग्लिश में मेल, जबकि ये जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं मादा। मादा था लड़की, औरत, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फीमेल। तो आपको अभी पता है कि नर में जो युग्मक बनेगा, नर में जो युग्मक बनेगा उस युग्मक का नाम है शुक्राणु। नर में जो युग्मक बनेगा उस युग्मक का नाम है शुक्राणु, और मादा में जो युग्मक बनेगा उस मादा युग्मक का नाम है बेसिकली अंडाणु। ठीक है, नर युग्मक का नाम शुक्राणु और मादा युग्मक का नाम अंडाणु। ये है हमारे शुक्राणु भाई साहब, और ये है हमारे अंडाणु भाई साहब। अभी हम आपको बताए हैं कि नर युग्मक में बेसिकली गुणसूत्र की संख्या जो होती है, उस नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है 23, और मादा युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होता है 23। ठीक है, अब हम आगे क्या करते हैं, इस दोनों का जब फर्टिलाइजेशन होगा, इस दोनों आपस में जब नर युग्मक आपस में और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे, इस प्रक्रिया को बेसिकली हम निषेचन बोलते हैं। तो इस प्रक्रिया से एक चीज का निर्माण होगा, और उस संरचना को हम लोग बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं, इस संरचना को बोलते हैं युग्मनज, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं, जाइगोट। ध्यान से देना, ये संरचना को हम बोलते हैं जाइगोट। अब देखो, इसमें गुणसूत्र इस नर की तरफ से आया 23 और इस मादा की तरफ से आया 23। तो इस युग्मनज में जो टोटल गुणसूत्र हो जाएगा वह टोटल गुणसूत्र की संख्या हो जाएगा 46। एक आया इसके तरफ से और एक आया इसके तरफ से, ये हो जाए युग्मनज। जब दो युग्मक आपस में मिलते हैं, नर और मादा युग्मक, तो जो उससे संरचना प्राप्त होती है हमें, उसे बोलते हैं युग्मनज, और युग्मनज में गुणसूत्र की संख्या होती है 46। अब इस युग्मनज में जब बार बार विभाजन हो जाएगा, तो इस बार बार विभाजन से, जब इसमें बार बार विभाजन होगा तो इससे बहुत ही एक प्यारा सा बेबी का निर्माण होता है। क्या होता है, बहुत ही प्यारा सा इससे एक बेबी का निर्माण होता है। लो, ये है बेबी, इससे प्यारा सा बेबी का निर्माण होता है, और इसको हम बोल देते हैं बउआ बोल दो। अब तुम पूछेगा ये बउआ है कि बॉबी है, बउआ है कि बॉबी है, तो इसका लिंग निर्धारण करना होगा। इसके लिए हम चैप्टर पढ़ेंगे 5वां जेनेटिक्स, वहां पे हम लिंग निर्धारण करेंगे। अगर इस प्रक्रिया को समझ पा रहे हो, देखो क्या हुआ कि नर का युग्मक जो है और मादा का युग्मक है, ये आपस में मिल रहे हैं और एक संरचना बना रहे हैं जाइगोट, जिसे युग्मनज बोलते हैं। और इस युग्मनज में जब बार बार विभाजन होता है तो हम लोग जैसे एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा निर्माण होता है, ये संरचना का निर्माण होता है। इसको भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी क्या हम बताना चाहते हैं, देखना, ये देखो, मान लो जब ये बउआ है तो इसके फादर कौन है, ये फादर है, और ये क्या है, इसके मदर है। अब देखना, इस बउआ में, इस बच्चे में
इसके फादर की तरफ से जो गुणसूत्र आया वह 23 आया, और मदर की तरफ से जो गुणसूत्र आया वह 23 आया। अर्थात गुणसूत्र का एक सेट, अर्थात गुणसूत्र का एक सेट पापा के तरफ से, एक सेट पापा की तरफ से और एक सेट मम्मी की तरफ से आया। तो पापा की तरफ से एक सेट आया मतलब कितना आया? 23 आया। मम्मी की तरफ से कितना है? 23 आया। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 2 सेट, और 2 सेट कहने का मतलब है 46 हो गए। अब जब भी एक सेट का बात आए जिसमें गुणसूत्र का एक सेट हो, एक सेट अर्थात एक ही जनक से आए, उसको हम लोग बोलते हैं अगुणित। उसको क्या बोलते हैं? अगर गुणसूत्र का एक सेट आए उसको हम यूज करते हैं, उसके लिए इसको हम इधर कर देते हैं, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं अगुणित। ध्यान से देखना, एक ही बात को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक टर्म आएगा अगुणित, द्विगुणित हमेशा आएगा। इस टर्म का मतलब क्या होता है, ये सीखना बहुत ही जरूरी है। अगुणित कहने का मतलब क्या है? अगुणित, अगुणित के लिए इंग्लिश में यूज करते हैं हम लोग हैप्लॉइड। क्या यूज करते हैं? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड। अगुणित कहने का मतलब यह है कि इसमें गुणसूत्र का, इसमें गुणसूत्र का, किसका? गुणसूत्र का एक सेट गया है। किसका सेट? गुणसूत्र का एक सेट है। अगर कोई जीव अगुणित है तो उसमें गुणसूत्र का एक सेट है। एक सेट कहने का मतलब क्या है? एक सेट कहने का मतलब क्या है? एक सेट का मतलब है एक जनक से गया है, एक जनक से प्राप्त हुआ है। वैसे ही अगर कोई जीव के लिए हम यूज कर रहे हैं द्विगुणित, क्या यूज कर रहे हैं? द्विगुणित शब्द। अगर किसी हम यूज कर रहे हैं द्विगुणित शब्द, अर्थात इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिप्लॉयड, तो इसका मतलब यह है कि इसमें गुणसूत्र का 2 सेट गया है। 2 सेट कहने का मतलब है एक सेट उसके पापा की तरफ से और एक सेट उसके मम्मी की तरफ से, अर्थात दोनों जनक की तरफ से एक एक सेट गया है। जैसे हम अपनी बात करें तो हमें गुणसूत्र का एक सेट मेरे पापा की तरफ से और गुणसूत्र का एक सेट मम्मी की तरफ से आया। तो हम जो जीव हैं ये अगुणित हैं कि द्विगुणित हैं? देखो, तो हमारे में जो गुणसूत्र आया वह दोनों तरफ से आया, 2 सेट आया, इसलिए हम जो जीव है वह द्विगुणित जीव है। वैसे ही अगर इस बेबी को देखो तो पापा की तरफ से 23 और मम्मी की तरफ से 23, तो इस बच्चा अर्थात ये जो जीव है ये अगुणित है कि द्विगुणित है? तो ये जीव केवल है द्विगुणित। वैसे अगर हम बात करें इस शुक्राणु की, तो शुक्राणु में कितना सेट क्रोमोसोम का आया? क्या इस शुक्राणु में, अंडाणु अर्थात शुक्राणु में मादा की तरफ से कोई सेट आया क्या? इस शुक्राणु में मादा की तरफ से कोई गुणसूत्र आया क्या? नहीं आया। अर्थात एक ही जनक का गुणसूत्र आया, तो इसलिए जो युग्मक है ये अगुणित हुए। वैसे ही अगर अंडाणु की बात किया जाए तो अंडाणु में क्या फादर की तरफ से कोई आया है क्या गुणसूत्र? नहीं आया है। अर्थात इसमें केवल मां की तरफ से आया है, गुणसूत्र का एक ही सेट आया है। अर्थात ये अंडाणु और शुक्राणु दोनों क्या हो गए? दोनों हो गए क्या? अगुणित। और जब ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, दोनों का आपस में संलयन हो रहा है, दोनों में आपस में फ्यूजन हो रहा है, इस प्रक्रिया को निषेचन बोलते हैं। तो इससे हमको एक अलग संरचना प्राप्त हो रहा है जिसमें दोनों गुण आ गए, पापा की तरफ से भी गुण आ गया, मम्मी की तरफ से भी गुण आ गया, और गुणसूत्र टोटल हो गया 46। अर्थात ये जो संरचना बना, ये जो संरचना बना, ये बन गया द्विगुणित। क्या बन गया? द्विगुणित। एक बात बता दें आपको कि जब भी आपको अगुणित दिखे तो अगुणित को हम लोग डिनोट करते हैं n से और द्विगुणित डिनोट करते हैं 2n से। तो अगर आपको कहीं n दिखाई दे दे तो n का मतलब होता है अगुणित, n का मतलब होता है अगुणित। अगुणित का मतलब है गुणसूत्र का केवल एक सेट आया है, या तो मां की तरफ से या तो उसके फादर की तरफ से। अगर वैसे ही 2n दिख जाए तो इसका मतलब यह है कि ये द्विगुणित जीव हैं। कैसे जीव है? द्विगुणित जीव है। ठीक है, द्विगुणित जीव है। जैसे हम क्या हैं? अगर हम मानव हैं तो हम द्विगुणित हैं, और द्विगुणित हैं तो हमें गुणसूत्र की संख्या 46 होगी, क्योंकि 23 शुक्राणु और 23 अंडाणु के मिलने से युग्मनज हुआ, और युग्मनज में जब बार बार विभाजन होगा तो इससे एक संरचना बनेगी जिसे हम बोल देते हैं बहुआ, बोल देते हैं बेबी, बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अगुणित और द्विगुणित का कंसेप्ट क्लियर है तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, और आगे यही बात आपको दिखाए। बहुत प्यारा बच्चा है, देखो यहाँ पे
इसके चेहरे को मत देखो, इतने प्यार से इसके तरफ ना देखो, क्योंकि इससे प्यार हो जाएगा। गाना सुने होंगे, इतने प्यार से मेरी तरफ ना देखो। देखो ये है शुक्राणु। शुक्राणु क्या है, पूंछ निकला हुआ है, ये टेल है। शुक्राणु की जब संरचना पढ़ेंगे तो हम आगे बताएंगे। तो ये शुक्राणु और ये हमारा अंडाणु, पिंक कलर से बना दिए हैं। लड़कियों की फेवरेट कलर होती है पिंक, गुलाबी। तो आयो, तो जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिल रहा है तो एक संरचना का निर्माण हो रहा है, और संरचना को बोलते हैं युग्मनज। क्या बोलते हैं? और आपको अभी बताएं कि युग्मनज में जो गुणसूत्र की संख्या होगा वह होगा 46। और जब 46 हो गया, अर्थात पापा की तरफ से एक सेट और मम्मी की तरफ से एक सेट, तो ये हो गए हमारे द्विगुणित 12। और जब इसमें बार बार विभाजन होगा, पहले इसको मिटाओ, पहले इसको मिटाओ, तुमको ये देखना नहीं है, तुमको अपना से बताना है, खुद से बताना है कि कौन विभाजन होगा। ये मिटाओ, चलो ये 46 हो गया, 23 हो गया। और जब इसमें बार बार विभाजन होगा तो एक इसके तरह बहुत ही प्यारा बेबी का निर्माण होगा। आपको एक बात बताना है कि जो 46 हैं, इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 46। और इस बउआओं में जो गुणसूत्र होगा ये भी होगा 46। ठीक है, एक बात बताओ, जब इस युग्मनज से ये बेबी डेवलप हुआ होगा तो इस युग्मनज में किस प्रकार की विभाजन हुई होगी? इस युग्मनज में किस प्रकार की विभाजन हुई होगी? क्या यहाँ पे मियोसिस हुआ होगा? क्या यहाँ पे माइटोसिस हुआ होगा? अगर आपका आंसर है मियोसिस हुआ होगा तो फिर आप कमेंट में बताना कि मियोसिस क्यों हुआ होगा। अगर आपका आंसर है माइटोसिस हुआ होगा तो कमेंट में बताना माइटोसिस क्यों हुआ होगा। छोड़ो, हम ही बता देते हैं आपको। सोचना, अगर आपका आंसर मियोसिस होगा, इस पे बात करते हैं। मियोसिस का मतलब है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री कहने का मतलब है गुणसूत्र का नंबर आधा हो जाए। देखो यहाँ पे जाइगोट में गुणसूत्र की संख्या 46 और इसमें गुणसूत्र की संख्या है 46। गुणसूत्र का नंबर बराबर है, गुणसूत्र का नंबर बराबर है, गुणसूत्र का नंबर क्या है? बराबर है। और जब भी गुणसूत्र का नंबर बराबर हो जाए तो इस प्रकार के विभाजन को हम लोग बोलते हैं, इस प्रकार के विभाजन को हम लोग बोलते हैं समसूत्री विभाजन। अर्थात यहाँ पे जो विभाजन होगा, अर्थात यहाँ पे जो विभाजन होगा वह अर्धसूत्री तो नहीं होगा। अब अर्धसूत्री क्यों नहीं होगा? क्योंकि गुणसूत्र का नंबर आधा नहीं हो रहा है। जब बराबर हो रहा है तो यहाँ पे जो गुणसूत्र का विभाजन हो रहा है वह बराबर क्यों हो रहा है? अर्थात यहाँ पे जो होगा वह माइटोसिस होगा, वह समसूत्री विभाजन होगा। इतना बात क्लियर है तो हम आगे बढ़े। हाँ देखो, आपसे अगर एक क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, आओ एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मान ले आपके पास कोई जीव है, अगुणित है, गुणसूत्र का नंबर कितना है? इसमें आधा है। आधा है कहने का मतलब क्या है? आधा है कहने का मतलब यह है कि उसमें एक ही जनक तरफ से गुणसूत्र आया है। और अगर आपसे इससे कोई ऐसा जीव बनाना है जो टूवेन हो जाए, अर्थात द्विगुणित हो जाए, तो फिर आप इस जीव में किस प्रकार का विभाजन करोगे या फिर ऐसा क्या करोगे कि ये जीव अगुणित से द्विगुणित हो जाए? वैसे ही लो एक और, लो एक और, ये लो आजा, बहुत हो गया। चलो आओ, अगर आपको कोई ऐसा जीव बनाना है जो अगुणित से द्विगुणित बनाना है तो फिर आप क्या करोगे? या फिर आपको द्विगुणित से द्विगुणित बनाना है तो फिर आप क्या करोगे? या फिर आपको द्विगुणित से अगुणित बनाना है तो फिर आप क्या करोगे? अब द्विगुणित कहने का मतलब है इसमें क्रोमोसोम का 2 सेट गया है। ठीक, अगुणित कहने का मतलब है इसमें क्रोमोसोम का 1 सेट गया है। ठीक, चलो अब आओ, पहले नीचे से हम ऊपर शुरुआत करते हैं। नीचे देखो, यहाँ पे 2n अर्थात गुणसूत्र का 2 सेट है और यहाँ पे है n अर्थात गुणसूत्र का 1 सेट है। क्या नंबर हाफ हुआ कि नंबर बराबर रह गया? अब देखो नंबर हाफ हो गया, और जब नंबर हाफ हो जाए तो इस प्रकार के विभाजन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रकार के विभाजन को हम लोग बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन अर्थात मियोसिस। तो अगर आपको द्विगुणित से अगुणित संरचना बनाना है तो फिर आपको उसमें अर्धसूत्री विभाजन करवाना होगा। वैसे ही अगर आपको द्विगुणित जीव से
द्विगुणित जीव बनाना है तो फिर आपको कैसे विभाजन करना होगा। देखो, द्विगुणित मतलब गुणसूत्र का दो सेट, द्विगुणित गुणसूत्र का दो सेट। क्या क्रोमोसोम का नंबर बराबर है कि आधा है? क्रोमोसोम का नंबर बराबर है, और जब क्रोमोसोम का नंबर बराबर हो जाए तो इस प्रकार के विभाजन को हम बोलते हैं समसूत्री अर्थात माइटोसिस। क्या बोलेंगे? माइटोसिस। कोई तकलीफ? हाँ, नहीं तकलीफ। अब ये तो बेसिक बात है। अब इसको देखो, इसको मैं लेके आती है, इसको मैं लेके आ जाती है यहाँ पे, चलो वहीं पे रहने दो। अब देखो, यहाँ पे गुणसूत्र का नंबर है n अर्थात वन सेट, और यहाँ पे हो गया 2n। क्या हो गया? 2n। तो फिर क्या यहाँ पे गुणसूत्र का नंबर आधा है? नहीं, n/2 तो नहीं है, तो इसका मतलब अर्धसूत्री विभाजन तो नहीं होगा। चलो, नहीं होगा। अब देखो, क्या गुणसूत्र का नंबर बराबर है? नहीं, गुणसूत्र का नंबर बराबर नहीं है। तो फिर यहाँ पे गुणसूत्र का नंबर बराबर नहीं है, इसका मतलब यह है कि यहाँ पे समसूत्री विभाजन भी नहीं होगा। तो जब समसूत्री विभाजन नहीं होगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा युग्मक का संलयन, अर्थात यहाँ पे होगा युग्मक का संलयन। n मल्टीप्लाई होगा n से, और इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं निषेचन। तो जब भी आपको ध्यान देना, जब भी आपको द्विगुणित से अगुणित बनाना हो, जब भी आपको द्विगुणित से ऐसी संरचना बनाना हो जो अगुणित है, ऐसी संरचना बनाना है जो अगुणित है, तो उसके लिए आपको अर्धसूत्री विभाजन करना होगा। और अगर आपको द्विगुणित से द्विगुणित संरचना बनाना है तो इसके लिए आपको समसूत्री विभाजन करना होगा। हाँ, अगर आपको अगुणित से एक ऐसा संरचना बनाना है, एक ऐसा जीव बनाना है जो द्विगुणित हो, तो फिर आपको युग्मकों का संलयन करना होगा। तब आपको युग्मकों का संलयन करना होगा, तब आपको युग्मकों का संलयन करना होगा। इस तीनों बात को आप याद रखिएगा। आइए, क्या रखा हुआ है कि मानव कोशिका में गुणसूत्र कितने होते हैं टोटल? तो मानव कोशिका में गुणसूत्र होते हैं 46। हाँ, अब ये नहीं कि कुत्ता में अभी 46 होगा, नहीं भाई। अब ये नहीं कि हर एक जीव में, प्रत्येक जीव में गुणसूत्र की संख्या 46 होगी, नहीं। मानव कोशिका की बात हो रहा है, केवल मानव में। अब प्रत्येक जीव में गुणसूत्र का नंबर वेरी करते रहता है, ठीक है। अब देखो, एन का मतलब क्या होता है? अगुणित। अगुणित का मतलब क्या होता है? गुणसूत्र का एक सेट। एक सेट मतलब एक जनक से आ रहा है। 2n का मतलब होता है द्विगुणित, मतलब गुणसूत्र का दो सेट, अर्थात दोनों जनक तरफ से आ रहा है। यहाँ पे कुछ बात है कि जब भी आपको द्विगुणित से अगुणित बनाना है, द्विगुणित से अगुणित बनाना है, तो आपको कैसा करना होगा? क्या करना होगा? तो आपको करना होगा मियोसिस अर्थात अर्धसूत्री विभाजन। वैसे ही अगर आपको अगुणित से द्विगुणित बनाना है तो फिर आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा युग्मकों का संलयन अर्थात फ्यूजन ऑफ गैमिट। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं युग्मकों का संलयन। चलो, अगर आपको द्विगुणित से द्विगुणित बनाना है, द्विगुणित से द्विगुणित बनाना है, तो आपको जो विभाजन करना होगा, वह सूत्री सम छोड़ दिया है, वह करना होगा समसूत्री विभाजन। क्या करना होगा? क्योंकि गुणसूत्र का नंबर बराबर है। अगर इतना बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बेसिक बात था। अब हम क्या करते हैं? चैप्टर के ऊपर मूव करते हैं। क्या करते हैं? चैप्टर पे मूव करते हैं। चलो, अब अगर आप एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ खोलोगे, एनसीईआरटी जो पहला चैप्टर का पेज खोलोगे, वहां पे आपको कुछ बात लिखा होगा, और वही बात को हमने अपने पहले स्लाइड में जिक्र किया है। वहां पे देखोगे कि जब लिखा हुआ है कि जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें विभिन्न प्रकार के जीव देखने को मिलते हैं। वैसे ये एक बच्चा है, जब भी ये अपने आसपास देखता है तो ये तो प्यारा बच्चा है, तो इसको दिखाई देता है कैटरीना कैफ दिखाई देती है। अब कैटरीना कैफ दिखाई देगी। अब यहाँ पे हमारे जो भी पीपीटी बनाने वाले हैं वह सलमान खान को लगा दिया है, लेकिन यहाँ पे होने चाहिए हमारे प्यारे विक्की कौशल जी। चलो ठीक है। तो ये बच्चा जब भी अपने आसपास देखता है तो इसको दिखाई देती है कैटरीना कैफ और सलमान खान, और दिखाई देता है पैरट अर्थात तोता, और दिखाई देता है फ्रॉग। और जब कैटरीना कैफ दिखाई देगी तो यहाँ पे दिखाई देना चाहिए भाई इसको क्या? गुलाब। क्योंकि जब इसको कैटरीना कैफ दिखाई देगी तो क्या मन में आएगा? गुलाब आएगा। और गुलाब किससे भेज रहा है? भुक्का। गुलाब भेज तोता से भेजेगा।
कबूतर से भेज दे गुलाब को। इसका मतलब क्या, ये क्या कहना चाहता है कि जब भी हम सभी जीवों आसपास देखते हैं तो इन सभी जीवों में कुछ अलग अलग प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलता है। इनके साइज को लेकर विभिन्नता देखने को मिलता है, इनके जीवन काल को विभिन्नता देखने को मिलता है। अब ये जीवन काल क्या होता है, इसी को कनेक्ट करने के लिए हमने इस टॉपिक को जिक्र किया है। जीवन काल को लेकर विभिन्नता देखने को मिलता है, तो अनेक प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती है इन सभी जीवों में। तो यहां से एक टॉपिक आया, एक टर्म आया जिसका नाम है जीवन काल। तो आइए हम आपको बताते हैं कि बेसिकली जीवन काल होता क्या है। जीवन काल क्या होता है। अच्छा, एक बात बता रहे हैं आपको कि इस लेक्चर का ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा हो गया है। मेरा मोटिव है कि इस लेक्चर ड्यूरेशन को 30 से 40 मिनट के बीच रखा जाए। तो आज थोड़ा पहला क्लास था, इसलिए हमने बहुत सारी बातें कर ली। तो आज की लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं। जो हमारा जीवन काल वाला टॉपिक है, इस जीवन काल वाले टॉपिक बहुत प्यारा प्यारा हमने आपके लिए डायग्राम ऐड किया है। तो इस जीवन काल वाले टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि कल आएगा शाम 7 बजे, शाम 7 बजे प्रतिदिन एक लेक्चर आएगा आपको। किसका? बायो विजार्ड बैच का। इस बायो विजार्ड बैच में हम क्लास 12 के पूरी सिलेबस बायोलॉजी का कवर करने वाले हैं, वह भी चैप्टर वाइज। और चैप्टर को हम लोग ब्रेक डाउन किया है लेक्चर के रूप में। इस बैच में हमने सबसे पहले चैप्टर डिस्कस किया है जीवों में जनन, और आज हमारा था पहला लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस क्या किया है। हमने ये डिस्कस किया है कि इस बायोलॉजी सब्जेक्ट का मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो हमने जाना है कि 70 मार्क्स जो होंगे वह थ्योरी वाले होंगे, जिसके लिए हम हैं यहाँ पे आपके लिए, और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल है जो आपको स्कूल से मिलेगा। इसमें से 35 मार्क्स ऑब्जेक्टिव है और 35 मार्क्स सब्जेक्टिव है। ये बात हम बताएं। उसके बाद हम आपको बताएं कि कोशिका विभाजन एक समसूत्री और एक अर्धसूत्री, ये दोनों क्या होता है और हम कैसे रिलेट कर रहे हैं समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन को। इस पे कुछ हम बात बताएं कि नर में जो युग्मक बनता है उसको शुक्राणु, और गुणसूत्र कितना होता है, बोलो? होता है 23। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पे ये जो नर है, नर में तो गुणसूत्र कितना होगा? इसमें होगा गुणसूत्र, इसमें होगा 46, इसमें होगा 46। अब इसमें जो युग्मक बना, इसमें जो युग्मक बना, ये युग्मक कैसे बना? देखो, गुणसूत्र का नंबर 46 हो गया, युग्मक में आधा। जैसे गुणसूत्र का नंबर आधा, तो जो युग्मक बना ये बना अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, मियोसिस के द्वारा। ये बना अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, मियोसिस के द्वारा। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ गया था। यहाँ पे कहाँ गया भाई? अरे यार, ये रहा। ये बात है कि नर में, किसमें? नर में यह विभाजन शुक्राणु बनाता है। कौन विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, और मादा में अंडाणु बनाता है। और मंडाणु में क्या कितना होता है? 23 गुणसूत्र होते हैं। बनता किसके द्वारा है? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। यह प्रक्रिया यौन प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं तो ये मिलकर 46 गुणसूत्र वाला एक नया जीव बनाते हैं। तो ये बात हम आपको बताए हैं। और एक और आपको बता दे कि हमने एक और आपके लिए सीरीज लॉन्च किया है, जो कि है बायो मिनी सीरीज, जिसमें हम बायोलॉजी के छोटे छोटे टॉपिक को छोटे छोटे लेक्चर के रूप में डिस्कस किया है। कल एक लेक्चर आया था, एक टॉपिक आया था जिसमें हमने डिस्कस किया था अनिषेक जनन क्या है, अनिषेक फल क्या है, और असंग जनन क्या है। ये 3 टर्म को हमने डिस्कस किया है। तो आई होप आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और आपने अगर अभी तक इस बायो विजार्ड बैच का ओरिएंटेशन नहीं देखा है और इस बायो मिनी सीरीज को नहीं देखा है, तो फिर आप वहां से जाकर देख सकते हो। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग मुख्य रूप से जनन और जीवन काल के ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे। छोटे छोटे लेक्चर के रूप में डिस्कस करेंगे। चलिए, धन्यवाद।